भारत की शिक्षा व्यवस्था में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सीधे सीधे 30 करोड़ से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। मतलब ये सिर्फ सिलेबस बदलने की बात नहीं है, नहीं, ये तो सीखने सिखाने का पूरा तरीका ही बदलने की एक कोशिश है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये 5334 क्रांति आखिर है क्या चीज। कभी सोचा है क्या हो अगर स्कूल जाने का मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना ना हो, अगर उसका असली मकसद सच में कुछ सीखना हो? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस नई शिक्षा नीति की जड़ में है। ये पॉलिसी हमें उस पुराने ढर्रे से बाहर निकलने को कह रही है जहां बस रट्टा मारने पर जोर था। अब बात हो रही है एक ऐसी दुनिया की जहां क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा और समझ ये सबसे ऊपर होंगे। ठीक है, तो इस पूरे बदलाव को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये सिस्टम बदला क्यों जा रहा है, फिर ये नया 5-3-3-4 स्ट्रक्चर है क्या, इसके बाद डिजिटल जमाने में पढ़ाई कैसे होगी, फिर बात करेंगे फंडिंग की, और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह में चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी ना, वो दशकों से मतलब कई सालों से एक ही पटरी पर चल रही थी। अब वक्त आ गया है एक नया नजरिया अपनाया जाए, एक ऐसा विजन जो आज की दुनिया की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके। यहाँ पे पुराना और नया सिस्टम दोनों आमने सामने हैं और फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो हमारा पुराना 10+2 वाला मॉडल जहाँ सब कुछ बड़ी बड़ी परीक्षाओं और रट्टा मारने पर टिका था, और दूसरी तरफ ये नया 5334 मॉडल है। इसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये बच्चों के सीखने के नेचुरल तरीके से मेल खाए। यहाँ जोर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पर है। और देखिए, ये जो बात है ना, यही इस पूरी नई सोच का सार है, उसका दिल है। एजुकेशन का काम सिर्फ ग्रेड्स दिलवाना नहीं है, उसका काम है जिज्ञासा को जगाना, उसे जिंदा रखना। मकसद ऐसे छात्र तैयार करना है जो सवाल पूछें, जो जवाबों को रटने के बजाय उन्हें ढूंढना सीखें। तो ठीक है, सोच तो समझ आ गई, पर ये नया 5334 स्ट्रक्चर असल में है क्या, दिखता कैसा है? चलिए एक स्टूडेंट बनकर इस पूरी जर्नी को देखते हैं। इसे 4 जरूरी स्टेजेस में बांटा गया है। तो ये जो 4 स्टेज हैं, हर स्टेज को बच्चे की उम्र और उसकी सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे पहले बुनियादी स्टेज, मतलब शुरू के सालों में सारा फोकस खेल खेल में सीखने पर होगा। फिर आता है प्रारंभिक स्टेज, जहां नंबर्स और एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद मिडिल स्टेज में बच्चे साइंस, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, और आखिर में सेकेंडरी स्टेज में उन्हें अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की पूरी आज़ादी होगी। तो एक स्टूडेंट की डेली लाइफ में क्या बदलेगा इससे, मतलब क्लासरूम में क्या फर्क दिखेगा? सबसे पहले तो बड़े बड़े एग्जाम्स का टेंशन कम होगा। अब सिर्फ तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास में ही कॉम्पिटेंसी टेस्ट होंगे। 11 साल की उम्र से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, और तो और 6ठी क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। रिपोर्ट कार्ड भी अब सिर्फ मार्क्स नहीं बताएगा, वो बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस दिखाएगा। और हां, सेकेंडरी स्कूल में अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की आजादी तो है ही। अब देखिए, इतना बड़ा देश है हमारा, इस नए विजन को हर बच्चे तक पहुंचाना है तो टेक्नोलॉजी का साथ तो लेना ही पड़ेगा। तो सवाल यह है कि डिजिटल तरीकों से पढ़ाई को हर बच्चे तक पहुंचाया कैसे जा रहा है? इसी के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है जिसका नाम है PM ई-विद्या। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहर और गांव के बीच की खाई को पाटना और ये पक्का करना कि हर बच्चे को सीखने का बराबर मौका मिले। और ये किसी एक तरीके से नहीं हो रहा है, बल्कि इसके लिए कई अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं। जैसे दीक्षा नाम का एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फिर 200 टीवी चैनल्स हैं जिन पर क्लास के हिसाब से कंटेंट आता है, स्वयं के जरिए ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं, यहाँ तक कि रेडियो और पॉडकास्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि जहां इंटरनेट कमजोर है वहां भी पढ़ाई पहुंच सके। और दिव्यांग छात्रों के लिए भी स्पेशल कंटेंट बनाया जा रहा है। अब ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा, यानी फंडिंग। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस बड़े बदलाव के लिए सरकार पैसा लगा भी रही है या नहीं, और अगर हां तो कितना और कहां। ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी रिपोर्ट से हैं, और ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च लगातार बढ़ रहा है। खुद देखिए, 2021-22 से लेकर 2023-24 तक स्कूलों में ICT लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम बनाने पर जो खर्च हुआ है उसमें कितना बड़ा जंप आया है। इससे पता चलता है कि सरकार इस चीज को लेकर वाकई सीरियस है।
अगर इसे और आसान बनाना है तो सिर्फ 2023-24 के आंकड़े पर नजर डालिए। सिर्फ एक साल में आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम्स पर 1,15,619 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं रह गई है, बल्कि अब ये एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। तो ठीक है, प्लान अच्छा है, पैसा भी लग रहा है, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, क्योंकि एक अच्छी योजना बना लेना एक बात है और उसे असल में लागू करना वो बिल्कुल अलग बात है। तो अब देखते हैं कि इस रास्ते में बड़ी बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं। देखिए, सबसे बड़ी और पहली चुनौती है हमारे टीचर्स को इस नए सिस्टम के लिए तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग। फिर ये पक्का करना कि हर गांव के स्कूल तक सही इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पहुंचे। शहरों और गांव के स्कूलों में जो फर्क है उसे कम करना, और हाँ, नया अच्छी क्वालिटी का लर्निंग मटेरियल तैयार करना, वो भी अलग अलग भाषाओं में। ये सब जो है ना, अपने आप में बहुत बड़े बड़े काम हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक नया ब्लूप्रिंट तो तैयार है, एक बेहतर भविष्य बनाने का एक वादा भी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये खाका, ये ब्लूप्रिंट सच में एक मजबूत इमारत खड़ी कर पाएगा? इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ी देगी।